यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। भारत देश दक्षिणी भाग अंडमान द्वीप, जहां प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, वहां समुद्र का किनारा, बादल छाया आकाश, छोटे छोटे वन्य प्रदेश और भारत के राष्ट्रीय उद्यान जहां जंगली जीव रहते हैं। यहाँ लगातार जनजातीय समूह ही पाई जाती है। यहीं पर था एक पुलिस ट्रेनिंग छावनी, जहां भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। करीब ट्रेनिंग 6 महीने ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग समाप्त होते ही सुनसान भवन हो जाता है। ग्राउंड के बाहर ड्यूटी पर बैठे गार्ड का तो मानो समय ही कटना मुश्किल हो जाता है। उसे बस एक कुर्सी पर बैठकर सिर्फ टकटकी लगाए अपने आसपास के आने जाने वाले लोगों को देखते रहना ही समय काटने का एक बहाना बन जाता है। उसी रास्ते से करीब 40-50 बकरियों को लिए एक गडेरिया बांसुरी बजाते हुए प्रतिदिन गुजरता है। गार्ड रणधीर उस चरवाहे को बांसुरी की धुन से मंत्रमुग्ध हो जाता है। बस यही वह समय था जब गार्ड का अपनी ड्यूटी पर थोड़ा मन लग जाता था। गार्ड रणबीर प्रतिदिन यही देखता कि कब बांसुरी वाला आएगा और उसे वह सुनेगा। बहुत बांसुरी मीठी बजाता था और उसकी बांसुरी से मंत्रमुग्ध होकर आधे घंटे तक ड्यूटी पर मगन रहता था। अब उसे मन होता था कि क्यों न इस बांसुरी वाले के साथ कुछ बातचीत करके भी मनोरंजन किया जा सके, ताकि इस छावनी में सुनसान रहने के बावजूद भी कुछ मन लग सके। लेकिन अपनी ड्यूटी पर उसे सतर्क रहना पड़ता था, इसलिए वह चुपचाप उस गडरियों को देखता रहता था। गडरिया अपनी धुन में जाता था और फिर शाम को बकरियों को लेकर वापस लौट जाता था। यह कहानी ऐसे दो व्यक्तियों के प्रेम की है जो जुड़े तो हैं दो पेशों से, लेकिन दोनों जब मिले तो कब एक हो गए पता ही नहीं चला। कहानी का अंत बहुत मार्मिक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक दिन गार्ड रणबीर अपनी ड्यूटी पर बैठा उसी गडेरिये की राह देख रहा था। आज रणबीर ने सोच लिया था कि वह उस गडेरिये से जरूर बात करेगा और उसका हाल चाल पूछेगा। फिर थोड़ी देर में गडेरिया बांसुरी बजाता हुआ उधर से गुजरने लगता है। बस फिर क्या था, गार्ड रणबीर उसे बुलाकर जोर से कहता है कि सुनो गडेरिये, इधर तो आओ, कुछ तो बैठो, थोड़ी देर सस्ता लो, बकरियां भी सुस्ता लेंगी। कहो तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आते हो और तुम्हारी बकरियां हैं, कहाँ से तुम इस बकरियों को लाए हो। थोड़ी देर में गार्ड से कुछाते हुए बोलता है, कहिए बाबूजी क्या सेवा करूं। गार्ड तुरंत बोलता है कि अरे तुम्हारी बोली तो बिल्कुल बलिया जिले सी है, तुम इधर के रहने वाले हो, फिर भी तुम्हारी बोली तो उत्तर प्रदेश की है, पहनावा भी उत्तर प्रदेश जैसा है। अरे भाई तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश जैसी लगती है, कहाँ से हो तुम। बाबूजी हम तो खुद ही नहीं जानत हैं कि हम कहाँ से हैं, बस ये जानत है कि हमारा नाम मुन्ना है और हम अपने घरवा से दूर दूसरा देश में आयल हैं। गार्ड को विश्वास नहीं होता कि आखिर इस गडरिये के साथ ऐसा क्या हुआ जो यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ का है और किस तरफ से आया है। उसकी भाषा तो ऐसी है मानो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश या बलिया जिला की भाषा हो। वह सारी रात सो नहीं पाता और उस गडरिये के बारे में सोचता रहता है। चिंता मुक्त तो देखने पर उसकी माँ पूछती है कि तुम आज किस चिंता में हो। रणबीर कहता है कि माँ मुझे गडरिया मिला था और उसकी भाषा, बोल, वचन, पहनावा बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह है, लेकिन माँ पता नहीं क्यों इतनी दूर कैसे वो आ गया। उसकी कहानी में ज़रूर कोई बात है। वह अपनी बात इस तरह पत्नी को भी बताता है। उसकी माँ और पत्नी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और रणबीर से उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। फिर दूसरा दिन आता है। मुन्ना उसी तरह बांसुरी बजाता हुआ वहाँ से गुजरता है। गार्ड रणबीर काफ़ी उत्सुकता से उसे बुलाता है और उसे पानी पिलाता है और बकरियों को एक बाल्टी पानी रख देता है। बकरियाँ भी पानी पीने के बाद वहीं टहलने लगती है। अब रणबीर गार्ड जो था वह चरवाहे से फिर बोलने लगता है कि तुम अपने जीवन के बारे में कुछ तो जानते होगे, कुछ तो बताओ, क्योंकि हमें लगता है कि तुम बहुत दूर से बिछड़े हुए हो और तुम्हें अपने गांव का भी पता नहीं है। पता नहीं हम पुलिस वाले हैं, अगर तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए सच सच बताओ तुम कहाँ से हो। गडरिया फिर अपनी कहानी कहना शुरू कर देता है। गडरिया मुन्ना अपनी बात कहता है, कहानी कुछ ज़्यादा नहीं है साहब, बस इतना जानत है कि मैं करीब 10 या 12 का हुआ होगा तो छोटे से गांव में हमारे माई बाबूजी और एक छोटा भाई भी साथ में रहते थे। बाबूजी खेतों में काम करते थे, लेकिन फिर भी गरीबी के गरीबी ही थे। तब मुझे लगा कि थोड़ी बहुत हमें भी कमाना चाहिए। बस क्या था, पहुंच गए सेठ के यहाँ, घर पर काम मांगने। सेठ ने हमारा छोटी सी उम्र देखकर खेतों में काम करने को भेज दिए। हम सुबह से शाम तक
सभी मजदूरों की तरह काम करने लगे। सबको ठेकेदार हफ्ता पैसा देता, लेकिन हम जब मजदूरी मांगते तो हमसे कहता कि तुम्हें सेठ ने रखा है, इसलिए तुम्हारी मजदूरी सेठ ही देंगे। लेकिन ठेकेदार बार बार यही बात कहकर मुझे टाल देता। फिर मैं सेठ के पास एक दिन पहुंच गया। जब हमने अपना पैसा मांगा तो सेठ कहने लगा कि कितना दिन काम किए हो। हमने भी हिसाब किताब जोड़ के बता दिया। सेठ ने और देखा न ताव कुछ सिक्के मेरे मुट्ठी में रख दिए और बोला कि जाओ तुम्हारी मजदूरी हो गई। मैंने बिना गिने उस पैसों को रख लिया और पहुंच गया माँ के लिए चूड़ियाँ लेने। माँ के लिए लाल लाल चूड़ियाँ खरीदी और माँ को वह चूड़ियाँ घर जाकर दी। कुछ पैसे बचे तो मैंने अपने भाई को भी दे दिया। फिर हम दूसरे दिन मजदूरी को चले गए, लेकिन इस बार मजदूरी नहीं मिली, न ठेकेदार देवे और न सेठ देवे। बस मुझे गुस्सा आ गया, मैं थाने पहुंच गया। सेठ ने बस इतना ही कहा कि उस दिन तुझे मजदूरी मैंने दे दिया है, अब मैं मजदूरी ना दूंगा, तुम जो चाहो जो कर लो। मुझे गुस्सा आया और मैं आग बबूला होते हुए दौड़ दौड़ थाने चला गया। जब थानेदार से बात कही तो थानेदार ने कहा कि उतने बड़े आदमी को हम कैसे पकड़ेंगे जब तुम पर कोई जुल्म नहीं किया है, तुमको मारे पीट नहीं किया है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रूर सेठ से कुछ करवा के आऊँगा, तब जरूर थानेदार मुझे न्याय दिलवाएंगे। मैं सेठ के यहाँ गया और गाली गलौज करने लगा। सेठ ने मुझे बहुत मारा। हम पिटाते पिटाते वहाँ से भागकर फिर थाने आ गए। थाने आकर हमने कहा कि मुझे सेठ ने बहुत मारा है, अब तो पकड़ने चलो। फिर क्या था, सेठ के यहाँ पुलिस गए और सेठ से सारी बातें बताई। पैसा वैसा खिलाकर सेठ ने पुलिस को भी वापस भेज दिया। लेकिन हो गया हमारे खून के प्यासा। अब हम तो खून के प्यासे थे, हम भी दूसरा कंपनी में फैक्ट्री में काम करने चले गए। एक लकड़ी दुकान पे काम कर रहे थे, तभी गांव वाले आए और मुझसे कहने लगे कि अरे मुन्ना जल्दी भाग, तुझे सेठ के आदमी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, वो तुझे जान से मार देंगे, अब तू कभी का नहीं रहेगा, ले जितना हो सके गांव छोड़ के भाग जा। फिर क्या था, मैं भागने लगा। भागते भागते बहुत दूर पहुंच गया बाबूजी, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे बस में बैठ गया। बस में भी जब बैठा तो बस के बीचों बीच छिप के बैठा ताकि मुझे सेठ के आदमी पकड़ न ले। बस में बैठते मेरे 2 रुपये मेरे पास थे। मैंने उससे कंडक्टर से बस इतना ही कहा कि भाई 2 रुपये में जहाँ तक मुझे पहुँचाना चाहो मुझे पहुँचा दो। बस फिर क्या था, सेठ मुझे कंडक्टर ने एक जगह उतार दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गाँव से कितना दूर आ गया। जब मैं गाँव में था तो मुझे डर था सेठ का, लेकिन गांव से बाहर आया तो न तो मेरे पहचान के मेरे माता पिता थे, न कोई गांव वाला था। बस भूखा प्यासा मैं भटक ही रहा था। सबसे अपने गांव के पता पूछा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा गांव कहाँ है। किसी ने गांव का नाम तक नहीं जाना। बस मैं उसी तरह भूखा प्यासा वहाँ टहलता रहा। लेकिन फिर मुझे 1-2 दिन बाद वहीं एक फैक्ट्री में काम मिल गई। मैं वहीं काम करने लगा। मुझे फैक्ट्री में काम करते करते एक दोस्त भी मैंने बना लिया। वह उम्र में तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन बात करता था बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह, और मैं वहाँ काम करते करते बहुत दिन गुजार दिए। तब चौकीदार रणबीर मुन्ना गडरिया की सारी बातें ध्यान से सुनता रहा। मुन्ना का अतीत उसे भावुक बना रहा था। वह मुन्ना का जन्म पूछता, कभी घटना वाली साल के बारे में जानना चाहता, कभी मुन्ना की उम्र पूछता। बस रणबीर को तो यही लगता कि मुन्ना कहीं कहानी तो नहीं कह रहा है, या फिर इतनी आपत्ति सचमुच भी इसके ऊपर इतनी बड़ी घटना बीत चुकी है। दूसरा दिन होता है। गडरिया फिर बांसुरी बजाते हुए उसी रास्ते से गुजरता है। इस बार गडरिया खुद चौकीदार रणबीर के पास बैठकर अपनी आगे की कहानी कहता है। शायद उसका मन कहानी कहने से हल्का हो जाता है। वह आगे कहानी कहता है। इस तरह रणबीर फिर पूछता है कि मुन्ना आप बताओ, तुम्हारे साथ कैसे क्या हुआ, तुम इतनी दूर अंडमान में कैसे आ गए। मुन्ना कहने लगता है कि मेरे दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि अंडमान में ज़्यादा पैसा मिलेगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि अंडमान कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मुझे तो सिर्फ गांव जाना था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि चलो अंडमान में कुछ अच्छा पैसा कमा लेंगे, फिर हम लोग लौट जाएंगे। अगर वहाँ से कोई ना कोई तुम्हें पहुँचाने वाला मिल ही जाएगा। जिस तरह तुम्हें यहाँ तक भगवान ने पहुँचाया है, हो सकता है कुछ दिनों में वहाँ से भी कोई पहुँचाने वाला तुम्हें मिलेगा। चलो एक बार हम लोग अंडमान चलते हैं। फिर क्या था, मेरा टिकट भी कट चुका और मैं जहाज़ और रेल से होते हुए अंडमान में पहुँच चुका। इतने दूर अंडमान में आने के बाद मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गई। हम काम करने लगे। मैं टिफ़िन पहुंचाने का काम करता था। जितने भी फैक्ट्री के आदमी थे मैं उसी को टिफ़िन पहुंचाता था। मुझे बस अपनी माँ के लिए लाल चूड़ियाँ और लाल साड़ी देनी थी। लाल चूड़ियाँ तो मैं दे चुका था, लेकिन लाल साड़ी मुझे माँ को अभी भी देना मेरा शौक़ था। मैं जितना पैसा कमाऊँगा उससे मैं लाल साड़ी ज़रूर खरीदूँगा।
और यही सपना लिए हुए मैं अंडमान में आ गया। काफ़ी मेहनत करता था, काफ़ी समय से मैं काम करने लगता था। फिर रणबीर ने आगे पूछा, तुम कब यहाँ आए थे? कुछ तो याद होगा। बस याद नहीं है साहब, यहाँ बहुत दिन तक रहा और रहने के बाद एक बार तूफान आया, धरती हिली थी। वही साल हम कैंटीन में काम किया करते थे। वही साल? जिस साल सुनामी आया था, रणवीर ने कहा। हाँ साहब, वही साल। मैं सुनामी का साल मैं जानता हूँ। मुझे वहाँ आए हुए करीब 10 साल हो गए थे। मैं बड़ा हो गया था, मेरा दोस्त भी मोच दाढ़ी वाला हो गया था और मैं भी काफ़ी बड़ा हो गया था। अब मुझे सारी बातें धुंधली धुंधली याद रहती, घर की याद भी आती तो कुछ रास्ता नज़र नहीं आता। बस मन में एक ही स्वप्न था, कब माँ को देखूं, अपने भाई को देखूं, कब अपने पिता को देखूं, कब उनके गले लगाऊं। बस इसी स्वप्न में तड़पता रहता। लेकिन अब मुझे धुंधली धुंधली सी सबकी शक्लें याद आती थी। कोई कहा नहीं जा सकता कि मैं कहाँ का हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। करीब 11 साल से मैं इस अंडमान में हूँ। तो तुम सुनामी के साल फिर कैसे तुम जी गए? बस क्या था साहब, मेरे सुनामी के साथ सुनामी आई, रात का अंधेरा था। सुनामी इतनी तेज आई कि बस सब चीज़ बहा ले गई, सब चीज़ टूट फूट हो गया। उसी साल मेरी कंपनी भी बंद हो गई, सारे कंपनी ढह गए और मैं पता नहीं कैसे जी गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और इसी वैष्णव भैया ने मुझे बताया, जो फैक्ट्री के ड्राइवर थे, उन्हीं ने मुझे रख लिया काम पर। अब मैं उन्हीं की बकरियां चराता हूँ और उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ खाता पीता हूँ। तो क्या मजदूरी देते हैं आपके वैष्णव भैया? नहीं साहब, मजदूरी क्या लेना है, कहाँ जाऊँगा मजदूरी लेकर। मैं तो बस यहीं रहता हूँ, शाम सवेरे खाता हूँ और दिन भर बकरियाँ चराता हूँ। मेरा जीवन तो यहीं रह जाएगा। अब मुझे परिवार के रूप में सिर्फ वैष्णव भैया ही हैं, अब मुझे कुछ नहीं है। रणबीर एक बार फिर पूछता है, मुन्ना तुम्हारा गांव का नाम तो होगा, हम पूरा कोशिश करेंगे तुम्हारे गांव को ढूंढने में। क्या यह हो सकता है साहब? हाँ हाँ मुन्ना, अब इंटरनेट का ज़माना है, दूर किसी भी जगह का पता यहीं से लगाया जा सकता है। बस तुम अपना गांव का सही सही नाम बता दो, रणबीर ने कहा। बस इतना याद है साहब कि मेरे गांव का नाम दीवान नगर था और मुझे पूरा पता नहीं कि दीवान नगर है भी कि नहीं। बस दिमाग में ऐसा आता था कि माँ बाबूजी कहते थे कि दीवान नगर हमारा गांव का नाम है। ठीक है, मैं आज से कोशिश करूंगा तुम्हारे गांव को ढूंढने में। बस तुम सही सही अपने गांव के बारे में और कुछ याद करके मुझे बताना। फिर क्या था, रात का समय होता है और अपनी पत्नी से रणबीर सारी बातें शेयर करता है, माँ से भी शेयर करता है। माँ तो इतनी भावुक हो जाती हैं कि बगल के मंदिर में जाके मन्नत मानती हैं उसके लिए कि भगवान इस परदेसी को अपने घर पहुंचा देना। वहाँ के पंडित जी से भी बात करती है और कहती है कि पंडित जी, मैं एक मन्नत मानती हूँ, एक बेचारे को घर की ज़रूरत है, माँ उनको घर तक पहुँचा दे। पंडित जी कहते हैं तुम्हारी सारी मनोकामना माँ सुनती है। इधर मुन्ना भी रात में अपने गाँव में सही नाम याद करता है। अगले दिन गार्ड रणबीर उदास बैठा हुआ था क्योंकि उसे पूरी कोशिश करने के बाद भी दीवान नगर नहीं मिलता। फिर गडरिया धीरे धीरे आता है और बांसुरी बजाते हुए रुक जाता है और रणबीर के पास बैठकर बोलता है, साहब मेरे गांव का नाम मिला? रणबीर कहता है कि नहीं, तुमने जो गांव का नाम बताया मुझे याद नहीं, वो इंटरनेट पर कहीं नहीं शो करता है। तब सोच समझ कर गडरिया बोलता है कि हो न हो साहब, मेरा गाँव का नाम दीवान नगर न होकर दीवानपुर होगा। मुन्ना सोचता है कि शायद दीवानपुर कहने से मेरा गांव का नाम मिल जाएगा। फिर क्या था, रणबीर दूसरे दिन भी इंटरनेट पर दीवानपुर ढूंढने लगता है और दीवानपुर गांव उसे मिल जाता है। दीवानपुर थाने का भी उसे पता मिल जाता है। तभी उसकी पत्नी से उसकी बात होती है। पत्नी कहती है कि दीवानपुर के बगल में भी हसनपुर गाँव है, जहाँ पर एक बैंक है। उस बैंक के लोग ने ज़रूर वहाँ खाता खुलाया होगा, क्योंकि बैंक में बगल में ही दीवान नगर है। तो दीवान नगर के लोगों ने इस जनोट ग्रामीण बैंक में अपना खाता खुलाया होगा। वहीं से फ़ोन नंबर अगर उपलब्ध हो जाता है तो क्या बात है। इस तरह सर्च जारी रहती है। रणबीर की पत्नी भी सर्च करती है और रणबीर भी सर्च करता है। वह हसनपुर के दीवानपुर के लोगों के बात करने के लिए जनलोक ग्रामीण बैंक में फ़ोन करता है, जहाँ पर वहाँ के मैनेजर से बात होती है। मैनेजर पहले तो टाल मटोल करता है, लेकिन जब वह मुन्ना की कहानी सुनता है तो वह बताता है कि मेरे यहाँ जो एक क्लर्क हैं वह थोड़ा सा दीवानपुर के ही हैं, अगर कहिए तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। फिर क्या था, रणबीर सारी घटना का जिक्र उस क्लर्क से करता है। क्लर्क तुरंत पहचान जाता है कि हाँ, आज से 20 साल पहले एक लड़का मेरे गाँव से भागा हुआ था। क्या उसी के बारे में आप बात करते हैं? तो कि हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सब मैं शाम को जाकर उस परिवार से आपको ज़रूर बात कराऊँगा। यह संतुष्टि करते हुए फ़ोन कट हो जाता है।
इसके बाद दूसरे दिन फिर बांसुरी वाला आता है और पूछता है कि मेरे गांव का नाम मिला, लेकिन इस बार भी रणबीर कहता है कि पूरी तरह से तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ पता लग चुका है, इसलिए तुम संतुष्ट होकर अभी बकरियां चराओ, जब पता होगा तो मैं तुम्हारे घर का पता ज़रूर तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, शाम होती है और वह कलर के शाम को अपने गांव दीवानपुर पहुंच जाता है। दीवानपुर पहुंचकर सबसे पहले वह उस परिवार से मिलता है जहां पर मुन्ना का घर होता है। मुन्ना की जो भाव होती है, भाई की पत्नी होती है, उससे सारी बातें वो बताता है। सारे घर में खुशियों का माहौल फैल जाता है और उसी समय से माँ भी रोने लगती है। तुरंत छोटू की पत्नी बात करती है और वह रणबीर से कहती है कि मुझे भैया से बात कराइए। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह का दिन आता है और सुबह जैसे ही होती है बांसुरी वाला उत्सुकता से आता है और फिर गार्ड के पास बैठ जाता है। गार्ड इस बार हंसते हुए बोलता है कि खुशखबरी है मुन्ना, तुम्हारे घर का पता मिल गया। फिर क्या था, मुन्ना की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और वह पैरों तक गिर जाता है रणबीर के। रणबीर कहता है कि ये मत करो, मैंने तो एक भला काम किया है तुम्हारे अपने गांव पहुंचाने का, अब तुम स्वयं ही थोड़ी देर में बात कर लेना था। फिर वह फ़ोन लगाता है अपनी मुन्ना के भाई की पत्नी के पास और फ़ोन वहाँ से बात होने लगती है। मुन्ना रोते हुए बात करता है, वह माँ से भी बात करता है। बस फिर क्या था, अब यह न्यूज़ आग की तरफ फैल जाती है कि अंडमान में एक लड़का जो 25 सालों से वहाँ रह रहा है, अब उस उत्तर प्रदेश का पाया गया और उसे मिलवाने में एक गार्ड वहाँ की मदद कर रहा है। यह न्यूज़ उत्तर प्रदेश थाने की पुलिस के पास पहुँचती है और हवा की तरफ फैलने लगती है। बस क्या था, न्यूज़ तो न्यूज़ होता है। लोग इंतज़ार करते हैं कि बरसों से बिछड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा मुन्ना, जो कभी अपनी माँ बाप को छोड़कर चला गया था, अंडमान कैसे पहुँची। अब गार्ड रणबीर की एक ही चिंता थी कि अब तो बात भी हो गई, मुन्ना का घर भी मिल गया, उसके माता पिता के बारे में उसे जानकारी मिल गई, लेकिन इतनी दूर से उसे पहुंचाएगा कौन। बस क्या था, अपनी माँ से इस बारे में चर्चा करता है कि माँ अब तो सारा काम हो गया, मुन्ना का अपना घर भी मिल गया और वो अपने घर भी जाना चाहता है, लेकिन उसे पहुंचाएगा कौन। तभी माँ आती है मंदिर में अपनी मन्नत पूरा करने के लिए। पंडित जी से सारे बात कहती है। पंडित जी कहते हैं कि मुझे आसान तरीका मालूम है, मैं वाराणसी में अपनी बेटी के यहाँ जा रहा हूँ, कहो तो मैं भी थोड़ा सा इसमें भलाई वाला काम कर ही देता हूँ। फिर क्या था, मुन्ना के लिए भी वाराणसी का टिकट बुक किया जाता है। वह पंडित जी के साथ वाराणसी के लिए निकल जाता है। जब वह वाराणसी पहुँचता है तो अपने पंडित जी के साथ एक सेल्फी फ़ोटो गार्ड रणबीर के पास भेज देता है, ताकि लगे कि सचमुच में मुन्ना अपने उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। वाराणसी से वह बस पकड़ते हुए अपने गांव दीवानपुर में पहुंच जाता है। वहां बाजे के साथ, फूलों के साथ मुन्ना का स्वागत होता है। मीडिया आती है, प्रेस वाले आते हैं, सभी अखबारों में छपती है कि 20 साल से खोया हुआ बच्चा अंडमान से लौट कर आ गया। बस क्या था, लेकिन सिर्फ एक ही दुख था, मुन्ना अपने पिता को खो चुका था। उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। दोस्तों, ये कहानी थी एक बिछड़े हुए भाई की माँ के बेटे की। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आज भी गार्ड रणबीर हैं, लेकिन सिर्फ नाम बदलकर इस कहानी में दर्शाया गया है। आज भी उत्तर प्रदेश में मुन्ना है, जिसकी भी सिर्फ नाम बदला गया है और वह अब इस उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह घटना सच्ची है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अगर पसंद पड़े, कहानी पसंद पड़े तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।